दोस्तों, आप सब वीडियो को पूरी देख लेते हो, पर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को नहीं प्रेस किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर करके प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी सुनते हैं। प्रभा की उम्र करीब 35 साल की रही होगी। काफी संपन्न घर में पैदा हुई प्रभा की शादी भी बहुत ही अमीर घर में हुई। पति थोक विक्रेता थे और अच्छे जाने माने व्यापारी भी थे। उनका दाल और चावल का व्यापार था जो काफी अच्छा चलता था। प्रभा के एक लड़का भी था, रोहन। उसकी उम्र रही होगी 5 साल, जो काफी हंसमुख भी था। प्रभा की शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ रोहन सभी का चहेता था। प्रभा के घर में उनके साथ उनकी देवरानी भी रहती थी, आशा। आशा अपनी जेठानी को काफी इज्जत देती थी और उनसे बिना पूछे कोई काम करती और ना ही कभी घर के निर्णय लेती। वो अपनी जेठानी जी को हमेशा ही आगे रख कर काम करती। दोनों ही साथ में रहती और दोनों भाई साथ में व्यापार करते थे। घर में पुरानी बाई जो काम करने आती थी, उसकी तबीयत बहुत दिनों तक सही नहीं हुई और वो नहीं आई तो दूसरी बाई का इंतजाम कर लिया गया। हालांकि वो भी कई साल पहले काम कर चुकी थी, इसलिए कोई परेशानी भी नहीं थी। प्रभा, देखो मीनू, तुम पहले भी काम कर चुकी हो तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, सब तुम्हें पता ही है। और हाँ, तुम मुझे दिखी भी नहीं कभी, 4-5 साल हो गए, कहाँ थी तुम? प्रभा ने मीनू से बातें की। मीनू, दीदी मैं अपने भाई के यहाँ चली गई थी, वहीं रह रही थी। क्या करती, मेरा है ही कौन। मीनू का पति इस दुनिया में नहीं था और वो अब अकेली ही थी। लगभग 3 दिन बाद आशा ने मीनू की कुछ हरकतों पर विचार किया और उसे दिखा वो कुछ असामान्य हरकतें नहीं थी। जैसे वो झाड़ू लगाते हुए 4-5 कदम पीछे आती और फिर आ गई। एक दिन उसने उल्टा झाड़ू करके फर्श पर कुछ लिखने की कोशिश की तो आशा ने अपनी जेठानी प्रभा को बताया। प्रभा ने भी कुछ विचलित हरकतें और उसके शरीर के हाव भाव देखते हुए उससे पूछा, ये तू क्या करती रहती है? तेरे नाखून भी बढ़ गए हैं और कमरों के कोनों में जाकर क्या घुस-घुस करती रहती है? नहीं दीदी, कुछ नहीं, मेरे भाई ने बताया है कि ऐसे करने से घर में तरक्की होती है और वो जानते भी हैं, लोग उनसे कई परेशानियों को लेकर आते हैं। उनके उपचार से बहुतों को फायदा हुआ है। प्रभा, तू ये सब यहाँ मत कर, अगर काम करना है तो कर वरना मत कर। और प्रभा ने उसे डांट दिया। आशा ने फिर अगले दिन देखा, उसने प्रभा दीदी के झड़े हुए बालों अपने पल्लू में बांधा और चली गई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, मीनू घर से जा चुकी थी और आशा काफी डर गई और उसने अपनी जेठानी प्रभा को सब बता दिया कि किस तरह वो उनके झड़े हुए बालों को अपने पल्लू में बांध कर ले गई। प्रभा कुछ डरे सहमे बिना ही कह उठी, आने दे उसे, मैं देखती हूँ, उसका कल हिसाब कर ही दूंगी। और अपनी देवरानी से ऐसा बोलकर उसे भी तसल्ली देकर आराम करने को कहा। प्रभा ने आशा के डर को तो भगा दिया, पर मन में एक बात जरूर घर कर गई कि ये मेरे बालों को क्यों लेकर गई है। क्या मैंने इसे डांट दिया, पर ये मेरे बालों का कर क्या लेगी? ऐसे ही विचार प्रभा के मन में आ रहे थे और वो सारी रात चैन से सो भी नहीं पाई। अगले दिन सुबह मीनू आई और घर के काम में लग गई। आशा ने काफी इशारा किया कि वो पूछे कि कल बालों को बांधकर क्यों ले गई, पर प्रभा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। प्रभा के व्यवहार में मीनू के प्रति कुछ परिवर्तन आया देखकर जब आशा से नहीं रहा गया तो उसने खुद ही पूछा, कल दीदी के बालों को अपने पल्लू में बांधकर क्यों रख रही थी? मैंने तुम्हें देखा, क्या किया तुमने उन बालों का? मीनू, कुछ नहीं दीदी, वो तो मैंने बाहर ही फेंक दिए थे। आशा, झूठ तो नहीं बोल रही? मीनू, नहीं दीदी, सच में, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? पर कुछ दिनों में उनकी प्रभा दीदी के व्यवहार में परिवर्तन आया देखकर आशा काफी अचंभित थी। वो अब क्यों मीनू के इतने गुणगान करने लगी थी? हर वक्त मीनू मीनू, क्या उन पर कोई काला जादू किया गया था या ये आशा का महज एक वहम था?
हर काम अपनी जेठानी से पूछने वाली आशा का मन बहुत कुछ सोच रहा था। क्या करे वो? क्या उसकी जेठानी पर काला जादू किया गया, या ये महज उसका वहम था? पर उसकी जेठानी के व्यवहार में परिवर्तन भी तो आ गया था। वो मीनू के बारे में कुछ भी सुनने को अब तैयार नहीं थी। प्रभा का व्यवहार प्रतिदिन बदलता गया और आशा भी उन्हें अब कुछ समझाने में रुचि नहीं लेने लगी। कुछ दिन बाद जब आशा के मन में विचार आया कि क्यों ना मीनू से ही बात की जाए और उससे बात बात में क्या माजरा है इसका पता लगाया जाए, आशा ने मीनू से बात की और उसका विश्वास जीतने का प्रयास करने लगी। धीरे धीरे एक दो दिन में लगभग आशा कामयाब भी हो गई और उसने मीनू के भाई और उसके बारे में बहुत कुछ जान लिया। सबसे बड़ी बात, उसे एक आश्चर्यजनक बात पता चली जिसने उसके और उसकी जेठानी के बीच रिश्तों को तार तार कर दिया। पर क्या ये बात सही थी या उसके पीछे कोई और बात थी? जानने के लिए आशा ने मौके की तलाश की और वो मौका उसे मिल गया। जब प्रभा बाजार गई हुई थी, आशा ने मीनू से और बात की, पर मीनू ने आशा से कुछ पैसे लेने का इशारा किया और पैसे की जरूरत है ऐसी मांग की। आशा सब समझ चुकी थी कि ये बिना पैसे लिए कुछ नहीं बताएगी और फिर आशा ने उसे 5,000 रुपये दिए और उससे कहा तुम रख लो, तुम्हें काम आएंगे। बाजार गई हुई प्रभा के ना होने पर मीनू ने बताया कि छोटी दीदी, अगर आप बड़ी दीदी को कुछ नहीं बताएंगी तभी मैं बताऊंगी। आप कसम खाओ, अगर आप बताओगी तो फिर मैं भी कोई बात आपको नहीं बताऊंगी। आशा ने बोला, मैं नहीं बताऊंगी, तू मुझे सब सच बता दे। मीनू, दीदी मैं बहुत पहले से ही बड़ी दीदी को जानती हूँ। जब उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने मुझे ही बताया और मैंने अपने भाई की मदद से काले जादू से उनकी गोद भरवाई और तो और बड़े साहब के धंधे में भी मैंने मदद करवाई। मैंने उनकी बहुत मदद की है काले जादू से। आशा, काला जादू मतलब जादू टोना? ये सब होता है क्या? मैं इन सब पर भरोसा नहीं करती, ये सब पागल बनाने वाले काम हैं। हमें अपने भगवान पर भरोसा करना चाहिए बस। काले जादू से कुछ नहीं होता। मीनू, दीदी काला जादू होता है। ये सब अगर नहीं होता तो आपकी बड़ी दीदी की गोद आज खाली ही रहती। आज आपके घर में इतनी खुशियां मेरे काले जादू से ही आई है। जब 5 साल तक बड़ी दीदी को बच्चा नहीं हुआ तो मैं ही उन्हें लेकर गई थी अपने भाई के यहाँ, तभी उनको लड़का हुआ, नहीं तो वो अब तक बांझ ही रहती। आशा चुप कर पागल हो गई है क्या? मैं कुछ कह नहीं रही तो तू कुछ भी बोलती जा रही है। और आशा ने गुस्से में उसे डांट दिया। वह समझ गई कि दीदी को गुस्सा आ गया और मीनू अपने घर यह कहकर चली गई। मीनू, दीदी ये बात आप बड़ी दीदी से पूछना भी मत, नहीं तो वो आपसे ही नाराज हो जाएंगी, मुझे कुछ नहीं कहेंगी। मीनू मीनू तो चली गई, पर आशा के दिमाग में बस वही सब घूम रहा था जो मीनू ने उसे कहा था। आज जैसे आशा के मन में बिजली सी कौंध गई। आखिर दीदी ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे कुछ नहीं बताया। मैं उन्हें इतना मानती थी, कितना सम्मान उन्हें देती थी, मुझे भी उन्होंने नहीं बताया। जब मीनू चली गई तो आशा की जैसे भूख प्यास मर सी गई और वो प्रभा दीदी के कुछ इशारों में बात करने की कोशिश में लग गई। आखिर मुझे इस मीनू पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, यही विचार आशा के मन में घूम रहे थे। जैसे ही प्रभा बाजार से आई, आशा पानी का गिलास देकर बोली, लो दीदी पानी पी लो। प्रभा ने पानी पिया ही था कि धीरे से आशा ने कहा, दीदी ये काला जादू क्या होता है? प्रभा चौंकते हुए बोली, कैसी बात कर रही हो? आज अचानक तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुमसे मीनू ने तो कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं करी थी? उससे ज्यादा बातें मत किया करो, मैं उसे जल्द ही निकालने वाली हूँ, बस बाई की तबीयत सही हो जाए। आशा ने बोला, दीदी आपने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया, क्या काला जादू होता है? जब प्रभा ने ऊंचे स्वर में आशा से कहा, तुमसे कहा ना कोई काला जादू नहीं होता, इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए तुम्हें। आशा ने जब जिठानी की बात सुनी तो उसके मन को संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला और वो अपना काम करने लगी। शाम को आशा ने अपने पति विकास से बात की, पर उसने मीनू की बात को छुपाए रखा। विकास ने आशा से कहा, क्या तुम फालतू के सवाल करती हो?
ये काला जादू नहीं होता। काला जादू करने वाले सब पागल बनाते हैं, और अगर होता भी तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें क्या परेशानी है? क्या अपने पति से मुक्ति तो नहीं चाहती? और विकास हंसने लगा। आशा ने समझ लिया था कि शायद मुझे ही कुछ करना होगा, इस बात का पता लगाना ही होगा कि क्या सच में दीदी ने काला जादू का इस्तेमाल किया, और इस बात का जवाब बस मुझे मीनू ही दे सकती है। कल मीनू से जरूर बात करूंगी। आशा अगले दिन का इंतजार करने लगी। मीनू आ चुकी थी और आशा ने इशारे से उसे कहा कि मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है। इशारा समझते ही मीनू ने जोर से आवाज लगाई, छोटी दीदी, आपको अपने कमरे की सफाई करानी थी, चलो आज कर देती हूँ। और दोनों ही कमरे में सफाई करने के बहाने बात करने लगी। आशा, सुन मीनू, मैंने इनसे भी पूछा था, उन्होंने मुझे बताया कि ये काला जादू कुछ नहीं होता। तू मुझे सब सच बता, क्या दीदी ने काला जादू करवाया था? मीनू, सच में दीदी मीनू, सच में दीदी, मैं सब सही कह रही हूँ। बड़ी दीदी ने काला जादू करवाया था, तभी बेटा हुआ उन्हें। और तो और, मैं आपको सच बता रही हूँ, आप बड़ी दीदी से कुछ मत कहना, उन्होंने तुम पर भी काला जादू करवाया। आशा, मुझ पर? क्या पागल जैसी बात कर रही हो? मुझ पर क्यों काला जादू करवाएंगी वो? और किस बात के लिए काला जादू करेंगी? मीनू, आपको कोई भी बच्चा ना हो, आप निसंतान रहो और रोहन सभी का चहेता बना रहे, इसलिए और सभी आपको बेइज्जत करें। आशा के पैरों तले यह सब सुनकर जमीन खिसक गई। मीनू की बात ने आशा को बहुत दुखी कर दिया। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? दीदी मुझे बहुत प्यार करती हैं। आशा का तो जैसे जहां ही उलट गया, उसे सब सूना सूना लगने लगा। दीदी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था उनका? मैं रोहन को अपने लड़के की तरह प्यार करती थी। मैंने उन्हें हमेशा ही अपनी बड़ी दीदी माना, ना कभी उनसे किसी काम को करने के लिए मना किया और ना ही कभी उनकी बात काटी। और आशा फूट फूट कर रोने लगी। मीनू, देखो दीदी, चुप हो जाओ, मैं सब सही करवा दूंगी, आप चिंता ना करो। आशा के दिल में इस बात को सुनकर जैसे क्रोध का बीज पैदा हो गया। उस क्रोध ने बदले की भावना को तो जन्म नहीं दे पाया था, पर कुछ करने का मन जरूर बना लिया था। मीनू तो काम करके चली गई, पर आज तो जैसे आशा की भूख प्यास सब कुछ जा चुकी थी। वो अपने कमरे में बिना कुछ खाए पिए ही लेट गई। आशा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो हर पल यही सोच रही थी कि मैंने दीदी का क्या बिगाड़ा जो मुझे उन्होंने इतनी बड़ी सजा दी। इसका मतलब ये भी था कि उसके मन में कहीं ना कहीं काले जादू की बात सही लगने लगी और उसे मीनू की बात पर भरोसा था। आशा ने सोच लिया था कि मुझे अब दीदी के साथ नहीं रहना, जिन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं उनके साथ एक पल भर भी नहीं रहूंगी, और कुछ भी हो जाए मेरे गोद में भी बच्चा खेलेगा, मैं भी माँ बनूंगी। मुझे भी अब माँ बनना है, चाहे कितने भी काले जादू क्यों ना करना पड़े। अब बस आशा मीनू का इंतजार करने लगी। प्रभा आशा के कमरे तक आवाज लगाती हुई आई। आशा, क्या हुआ? आज कुछ बोला भी नहीं और सोने लगी। तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? आशा, मेरा मन अच्छा नहीं है दीदी, आप मुझे अकेला छोड़ दो। प्रभा, अच्छा ठीक है, जब मन अच्छा हो तब बात कर लेना, अभी आराम कर लो। आशा अगले दिन मीनू का इंतजार कर रही थी। मीनू आई और सीधे ही आशा के कमरे में गई। दीदी, आप ठीक तो हो ना? मीनू, मुझे तुझसे कुछ काम है, मुझे माँ बनना है। कुछ भी हो तो अपने भाई से कह, अगर पैसा लगेगा तो मैं दूंगी। पर दीदी ने जो कुछ भी कराया है मुझे नहीं पता, पर मुझे माँ बनना है। मीनू, ठीक है दीदी, आप कुछ बहाना बनाकर मेरे साथ चलना, यहाँ से आप अकेले ही निकल जाना, मैं आपको बीच रास्ते में मिल जाऊंगी। आशा ने मीनू से रास्ता पूछ लिया और मीनू भी बीच में मिलने के लिए तैयार थी। आशा ने अगले दिन प्रभा दीदी से कहा, दीदी मेरी तबीयत सही नहीं, मैं मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, आज शाम तक लौट आऊंगी, आप इनसे बोल देना। मैंने ऑटो बुलवा लिया है, उसी से जा रही हूँ। प्रभा का मन थोड़ा बेचैन तो हुआ, पर कुछ नाराज सी दिखी आशा से उसने पूछा नहीं। सोचा शायद पति पत्नी में अनबन हो गई होगी। रास्ते में मीनू मिल गई और दोनों ही ऑटो में बैठ गई। मीनू के बताए हुए रास्ते पर ऑटो वाला अपनी ऑटो चलाने लगा।
मीनू के बताए हुए रास्ते पर ऑटो वाला आशा को लेकर जा रहा था। शहर से दूर निकलकर वह एक छोटे से मकान में जा पहुंचे। यह मकान एक खंडर था जो शहर से दूर एक पहाड़ी पर था। मीनू ने ऑटो वाले को उससे पहले ही रुकने को कहा और मीनू ने उस ऑटो वाले को 1 घंटे रुकने को कहा। उससे कहा कि हम साथ में ही चलेंगे, बस थोड़ी देर यहीं इंतजार करना। मीनू और आशा दोनों ही उस खंडर रूपी मकान में गई। आशा ने देखा वो मकान अंदर से सही लग रहा था। उस मकान के अंदर एक कमरा था जिसमें एक सज्जन जो बाबा का रूप लिए बैठे थे। आशा को देखकर अचानक ही बोले, आओ आओ आशा देवी। आशा काफी डर गई, पर मीनू ने उसे आश्वासन दिया कि डरने की जरूरत नहीं, यह मेरे भाई हैं। फिर आशा थोड़ी मन को शांत करती हुई उसके पास गई। उस बाबा ने जो मीनू का भाई था, आशा को भभूति दी और उस भभूति को सर पर लगाने को कहा। जब आशा ने उसे सर पर लगाया तो बाबा जोर जोर से कांपने लगा और उसने बताया कि उस पर जो काला जादू किया गया है वो उतर गया है, पर उसे 2 दिन बाद आना होगा। वो 2 दिन पूजा करेगा और पूजा के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होगी, उसके लिए उसे कुछ पैसे देने होंगे। आशा ने तुरंत ही बाबा से हामी भर दी और कितने पैसे देने हैं मैं देती हूँ। बाबा ने आशा से 2000 रुपये लिए और उसे 2 दिन बाद आने को कहा और जल्द से जल्द वो गर्भवती हो जाएगी ऐसा आश्वासन दिया। बाबा ने आशा को अपनी जेठानी से अलग होने के लिए भी कहा ताकि वो और कोई चाल ना चले। आशा भी अब काले जादू पर भरोसा कर चुकी थी और उसने अपनी जेठानी से अलग होने की हामी भर दी। मीनू ने भी आशा को विश्वास दिलाया कि वो अब जल्द से जल्द माँ बन जाएगी। उसकी गोद में जल्द ही एक प्यारा सा बच्चा होगा। आशा तो जैसे फूल ही नहीं समा रही थी। आशा को पूरा भरोसा था कि अब वो माँ बन जाएगी। दोनों ऑटो में बैठकर घर वापस आ गई। शाम को आते ही आशा ने अपने अलग होने की बात अपने पति को बताई। विकास ने काफी समझाया, तुम पागल हो गई हो क्या? भैया और भाभी से अलग होकर मैं सोच भी नहीं सकता। आखिर क्या बिगाड़ा है तुम्हारा उन्होंने? कितने प्यार से हम सब रह रहे हैं। क्या बात हो गई जो तुम इतना बड़ा निर्णय लेना चाहती हो? आशा, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो आप अलग हो जाओ, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी। आशा ने जब इतना कह ही दिया तो विकास समझ गया कि कोई ना कोई बात तो है जो ये मुझसे छिपा रही है। बात बड़े भैया को पता चली। अपने घर में सबसे बड़े होने के नाते उन्हें अपने छोटों की हर खुशी का ख्याल रखना था और उन्हें भी आशा के सामने झुकना ही पड़ा। और फिर प्रभा भी, और सभी आशा की जिद के आगे हार गए। प्रभा ने आशा से कहा, देखो आशा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी बहन की तरह ही सोचा है। मुझे कुछ तो बताओ, आखिर बात क्या हो गई है? शायद मैं कोई हल निकाल सकूं इसका। पर आशा ने प्रभा को कुछ नहीं बताया। आशा ने बोला, दीदी क्या आप मुझे माँ बनते देखना चाहती हैं? प्रभा, अरे ये तो मेरे लिए खुशी की बात है, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? आशा, अगर आप मुझे माँ बनते देखना चाहती हो तो आप मुझसे अलग हो जाओ। प्रभा, देखो आशा, मुझे कोई परेशानी नहीं, पर कुछ भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। रात में बहुत कुछ हो जाने के कारण किसी ने भी खाना नहीं खाया। घर में काफी कलह का वातावरण हो चुका था। सुबह आशा और मीनू मिली। जैसे ही मीनू को इस बात का पता चला वो आशा से खुश होने लगी। अगले दिन आशा बिना किसी को बताए ऑटो में बैठकर मीनू के साथ मीनू के भाई यानी काला जादू करने वाले बाबा के पास पहुंच गई। सबसे पहले मीनू ने आशा को मकान के बाहर ही रुकने के लिए कहा और उसे बाबा से मिलकर बात करने के बाद मिलाने को इंतजार करने को कहा। आशा वहीं मकान के बाहर ही मुख्य दरवाजे पर रुक गई। मीनू जब बाबा से मिली तो मीनू ने बाबा को इशारा करके कहा, आशा आ गई है और वो बाहर ही खड़ी है। दोनों तालियां बजा बजा कर हंसने लगे और अपने काले जादू की बड़ाइयां करने लगे। दोनों अपनी अपनी बड़ाई अपने अपने मुंह से कर रहे थे। फिर बाबा ने अपना प्लान बताया कि जैसे ही आशा आएगी इस धुएं से वो हल्की सी बेहोश हो जाएगी और फिर वो आशा के साथ बलात्कार करेगा। वो उसे दवा भी खिला देगा, उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। कुछ देर बाद जब मीनू आई तो आशा से बोली
कि अब चलो बाबा इंतजार कर रहे हैं। आशा को शायद इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जिस मीनू पर उसने इतना भरोसा किया, आज वही उसे दामन में दाग लगाने वाली है। अपने घर वालों से इस कदर लड़ाई की इन काले जादू के फरेबियों पर जो सौदागर हैं झूठ और फरेब के, जो पैदा होते हम और आप लोगों की गलतियों से हैं। आशा धीरे धीरे चलने लगी। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि क्या वो गलत तो नहीं कर रही। बिना अपने पति को बताए, बिना किसी की सलाह लिए उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। जैसे ही वो बाबा के पास गई और बाबा ने उसे वहीं आग से बने हुए हवन कुंड के पास बैठा लिया और कुछ पदार्थ उस हवन कुंड में डाला। आशा को बेहोशी आने लगी और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी। मीनू और बाबा उसे कमरे में ले गए और बेहसी दरिंदा बाबा आशा के नजदीक आ चुका था और वो आशा को अपने आगोश में लेने ही वाला था कि पीछे से उसके सर पर एक लकड़ी के बड़े लट्ठे के आघात ने उसके सर को लहूलुहान कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो आशा की जेठानी प्रभा खड़ी हुई थी। उसने प्रभा के उस रूप को देखकर साक्षात माँ दुर्गा का दर्शन किया। उसे उस वक्त प्रभा माँ चंडी के रूप में दिखाई दी, जो उस पर लकड़ी के उस लठ से वार कर रही थी। प्रभा ने उस पाखंडी बाबा पर जमकर लठ बरसाए। प्रभा, तू क्या समझ रहा था? तू मेरी छोटी बहन के साथ भी इस तरह की हरकत करेगा और मैं चुप रहूंगी? लठ का बार इस बार कदर तेज था कि बाबा की एक टांग की हड्डी से कड़ाक की आवाज आई और उसकी टांग टूट गई। प्रभा का गुस्सा इतना तेज था कि वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आशा को होश आया तो उसने देखा कि उसके ब्लाउज के हुक खुले हुए थे। आशा यह सब देखकर काफी घबरा गई और उसने देखा कि प्रभा अब भी उस पाखंडी बाबा की सुताई कर रही थी। आशा ने अपने वस्त्रों को सही से पहना और अपने किए हुए इस कर्म पर उसे बहुत पछतावा हो रहा था। बाबा की हालत खराब हो गई और आशा ने प्रभा को रोका। आशा अपनी दीदी के गले लगकर रो रही थी और प्रभा उसे सांत्वना दे रही थी। मीनू जब उस ऑटो वाले से आगे की कार्य योजना तैयार करके लौट कर आई तो दोनों को एक साथ देखकर उसकी हालत पतली हो गई और पुलिस भी उसी क्षण आ गई। पुलिस को एक तला प्रभा ने ही दी और उसके ठिकाने का भी पता प्रभा ने ही बता दिया था। बाबा, मीनू और ऑटो वाले को पुलिस ने पकड़ लिया। तीनों एक साथ मिले हुए थे और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस की सख्त कार्रवाई में मीनू ने बताया बाबा उसका भाई नहीं था, उसका पति था, जो इस प्रकार की वारदात को अपनी पत्नी के साथ मिलकर किया करते। बाबा पर बलात्कार और धोखाधड़ी आदि के मुकदमे दर्ज हुए। प्रभा ने पुलिस को पूरी बात बताई कि किस प्रकार से वो मीनू को जानती है। प्रभा, मेरा संपर्क मीनू से 5 साल पहले हुआ, जब वो हमारे यहाँ बाई का काम करती थी और बच्चों के लिए परेशान। प्रभा ने उसे बताया तो उसने इसी बाबा का पता बताया और इन दोनों के द्वारा ही वो बलात्कार का शिकार हुई। हाँ, उसके साथ भी बलात्कार हुआ था, पर बेइज्जती के डर से उसने यह बात किसी को नहीं बताई और इस हादसे के बाद वो कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ी और कुछ महीने बाद ईश्वर की कृपा से ही गर्भवती हुई। मीनू उसे ब्लैकमेल कर रही थी। उसके घर में काम तो करती थी पर उसके साथ बलात्कार की बात भी सबके सामने लाने की धमकी देती थी, इसलिए वो उससे कुछ भी नहीं कह पाई। पुलिस ने एक संपन्न घर की बात होने के कारण प्रभा का नाम गुप्त ही रखा। पुलिस ने इस मामले में और सख्ती दिखाई और बाबा से पता चला कि उसने 6 महिलाओं के साथ बलात्कार और करीब 10 महिलाओं के साथ 424 ब्लैकमेल करने का काम किया। बाबा को उम्र कैद और मीनू को उसकी मदद करने के लिए और उसका इस काम में साथ देने के लिए 4 साल की कैद हुई। अक्सर महिलाएं की सबसे बड़ी दुश्मन और एक महिला ही महिला की सबसे बड़ी दोस्त हो सकती है। जहां मीनू ने, जो कि एक महिला ही थी, महिलाओं को इन परेशानियों में डाला और उनका शोषण करवाया और प्रभा ने उस बाबा के उस हैवानियत के शिकार की बात पुलिस को अपनी इज्जत की वजह से नहीं बताई और फिर औरतों का इस बाबा का शिकार होना पड़ा और उसी प्रभा ने अपनी देवरानी की मदद भी की, क्योंकि अगर वो समय पर ना पहुंचती तो शायद आशा के साथ भी वही होता जो अन्य महिलाओं के साथ हुआ।
इस कहानी में मेरा उद्देश्य यही था कि काला जादू, तंत्र मंत्र, टोने टोटके आदि पर भरोसा ना करें। हो सकता है ये सही भी हो, पर आजकल इसका गलत इस्तेमाल और इसके नाम पर झूठ फरेब का धंधा भी चल रहा है और महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती जा रही हैं, क्योंकि बिना महिला के शामिल हुए ऐसे धंधे भी नहीं होते। अगर किसी एक को भी इस कहानी से सीख मिले तो मेरी कहानी का काम पूरा हुआ, ऐसा समझूंगा मैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीख मिली हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जरूर लाइक करके ही जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।